आप में नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बचपन में एक पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता द्वारा फोर्स करने पर उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही ज्यूज को बता देता है। इसके साथ साथ 1921 में नाजी पार्टी का लीडर डिक्लेयर करने के बाद में वो अपनी बीवी और अपने छोटे बच्चों के साथ में पूरे परिवार सहित जहर खाकर मर जाता है। अपने आप को जीसस क्राइस्ट तक से वो कंपेयर कर लेता है इस बुक के अंदर। जो आप कहें वही रूल बन जाए। अब आप खुद नाजी पार्टी के लोगों ने लगवाई थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव चौहान और मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप बनना चाहते हैं डिक्टेटर, पाना चाहते हैं एब्सोल्यूट पावर? और अगर आपका आंसर इस पर हाँ है तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूँ और इसमें आपकी और मेरी मदद करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन इस रास्ते पर चलने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डिक्टेटर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। कुछ टफ डिसीजंस लेने होंगे, कुछ मुश्किल काम करने होंगे। एक सक्सेसफुल डिक्टेटर बनने के लिए आप में नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। राज करने से पहले ही आपको ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप राज करने के लिए ही जन्मे हैं। डिक्टेटर्स अक्सर इस बात से पूरी तरह कन्विंस्ड होते हैं कि सिर्फ वे ही इस दुनिया को बचा सकते हैं और ये सही माइंडसेट बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हिटलर की केस में, जो कि बचपन में एक पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता द्वारा फोर्स करने पर उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी पड़ती। अपनी पिता की मौत के बाद वो फिर से अपने पेंटिंग वाले कैरियर को परस्यू करने लग जाता है, लेकिन इसी बीच उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एंटी अथॉरिटी एटीट्यूड जग जाता है, जो कि उसके बचपन के पैशन को फॉलो ना करवा देने के कारण होता है। उसके पिता जब उसे बार बार उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, इसी कारण से वो अथॉरिटी से एक नफरत करने लग जाता है और ये फ्रस्ट्रेशन आगे जाके और बढ़ जाता है जब उसका सिलेक्शन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ वियना में नहीं होता। वो एंट्रेंस एग्जाम 2 बार फेल हो जाता है। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अपने पेंटिंग कैरियर से आगे बढ़ते हुए वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है और वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रंट लाइंस पर लड़ने चल जाता है। अब इस वक्त उसकी जीवन में 2 बहुत खास घटनाएं होती हैं जो कि उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती है। युद्ध के दौरान एक दिन हिटलर को एक आकाशवाणी सुनाई देती है। यह बात वो बाद में जाके अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताता है कि उसे आकाशवाणी सुनाई देती है कि इस पोजीशन से अभी हट जाओ। और जैसे ही वो वहां से हटता है, उस पोजीशन पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें उसके बचे हुए सभी साथी मर जाते हैं, सिर्फ वह जिंदा बचता है। और इसके थोड़े ही दिनों बाद वो एक मस्टर्ड गैस बॉम्ब की चपेट में आ जाता है और लकीली वहां पे एक स्पेयर गैस मास्क उसको मिल जाता है। और इससे भी ज्यादा लगी बात ये होती है कि ये सिर्फ एक ही मास्क था और सिर्फ उसी को मिलता है, जिसके कारण सिर्फ उसकी जान बच पाती है। इन दोनों ही घटनाओं ने हिटलर का पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल दिया था। इन दोनों घटनाओं के बाद उसके अंदर नार्सिसिज्म जन्म लेता है, जिसके कारण उसको ये पूरा भरोसा हो जाता है कि उसका जन्म सिंपल बायोलॉजिकल मीन्स से नहीं हुआ। उसको भगवान ने किसी खास पर्पस के लिए पैदा किया है और जब तक वो अपना वो टारगेट अचीव नहीं कर लेता तब तक उसे कुछ नहीं हो सकता। अब सही माइंडसेट के आगे जब हम चलते हैं तो उसके बाद जरूरत पड़ती है अपने आप को सही जगह प्लेस करने की। एक ऐसी जगह जहां से आप अपने आप को एक लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर सकें। और एक फ्यूचर लीडर के लिए सबसे अच्छी चीज है मुसीबत। मुसीबत जिसने पूरे समाज को परेशान करके रख रखा है, ताकि उस मुसीबत के समय में वो अपने आप को एक लीडर की तरह सबके सामने रख सके, समाज को बता सके कि वो एक मसीहा है जो उनको बचाने के लिए आया है। और ये चीज उसके नार्सिसिज्म से जन्म लेती है, उसके एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण और फ्यूल होती रहती है। उन दिनों वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंतर्गत जर्मनी को दूसरे देशों को भारी कंपेंसेशन देना पड़ता है। जर्मनी के कारण बाकी देशों का वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी नुकसान हुआ, उसकी कंपेंसेशन के चलते जर्मनी एक्स्ट्रा नोट छापना शुरू कर देता है और उस एक्स्ट्रा नोट छापने के कारण उनकी इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर जाती है, जिसके कारण जर्मनी बहुत ही ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी की चपेट में आ जाता है। इस एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट और हाइपर इन्फ्लेशन के चलते
जर्मन समाज की कमर टूट जाती है और ऐसे में लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब इस वक्त हिटलर जॉब ढूंढने के लिए एक आर्मी इंटेलिजेंस की जॉब शुरू कर देता है और उसको 1919 में म्यूनिक शहर के अंदर एक जर्मन वर्कर्स पार्टी के ऊपर जासूसी करने का जॉब मिलता है। अब इस जर्मन वर्कर्स पार्टी की खास बात यह थी कि ये एंटी सेमेटिक थी, मतलब ज्यूज यहूदियों से नफरत करने वाली पार्टी, और दूसरी तरफ ये एंटी कम्युनिस्ट पार्टी भी थी जो कि लेफ्टिस्ट लोगों से नफरत करती है और इनके डायरेक्शन फासिज्म की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। जब हिटलर जासूसी करते हुए जर्मन वर्कर्स पार्टी के पास में पहुंचता है तो ये रियलाइज करता है कि इन लोगों की भाषा उसे बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है और ये रियलाइज करता है कि इन लोगों के जो विचार हैं वो उसके पर्सनल व्यूज से काफी मेल खा रहे हैं। तो ऐसे में जैसा कि हमें पता ही है कि हिटलर की बहुत ही ज्यादा एंटी अथॉरिटी आइडियोलॉजी थी, तो ऐसे में वो एक स्पाई की जॉब जो कि शैडो में रह के होती है उसको छोड़ के स्टेज को चुनता है, लाइट को चुनता है और उन लोगों के बीच में जिन लोगों को जासूसी करने के लिए इसको उस दिन वहां बियर हॉल में भेजा गया था उन्हीं लोगों के बीच में जाके बैठ जाता है और स्पीच देना शुरू कर देता है। हिटलर अपनी एग्रेसिव स्टाइल के कारण और उन लोगों से मिलती जुलती आइडियोलॉजी के कारण उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और एक नेचुरल बॉर्न ओरेटर होने के कारण वो लोग तुरंत उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे में हिटलर की जो अगले कुछ दिनों में स्पीचेस होती है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और एंटी सेमेटिक होती है। अब ये पार्टी थोड़े दिनों में आगे जाके जर्मन वर्कर्स पार्टी से नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में बदल जाती है जिसको हम आज नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। अब अपनी स्पीचेस में अक्सर ज्यूज के खिलाफ हिटलर नफरत फैलाता था और वो एक खास कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बनाता है ज्यूज के खिलाफ, जिसके अकॉर्डिंग यूएसए में जो वॉल स्ट्रीट को कंट्रोल करते हैं यानी कि कैपिटलिस्ट लीडर और रशिया के कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को लीड करने वाले दोनों ही ज्यूज हैं। मतलब आप इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की लॉजिकल फैलेसी देखिए कि ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही ज्यूज को बता देता है। इसके साथ साथ वह जर्मनी की जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हार हुई थी उसका भी दोषी ज्यूज को ही ठहराता है और यह भी हाईली लॉजिकल बात थी क्योंकि टोटल जर्मन सोल्जर्स में से लगभग 1 लाख सोल्जर ज्यूज थे, जिनमें से 70,000 से ज्यादा सोल्जर्स तो फ्रंट लाइन पर लड़ने गए थे और 12,000 सोल्जर्स से ज्यादा सोल्जर्स ने अपनी जानें गंवाई थी वर्ल्ड वॉर 1 में। इतना बड़ा योगदान देने के बाद भी हिटलर कैसे जैसे जर्मन समाज को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि इन ज्यूज के कारण भी हम वर्ल्ड वॉर 1 में हारे हैं। और आगे जाके जब नाजी पार्टी एज सोशलिस्ट पार्टी की तरह सामने आती है तब वो ज्यूज को बार बार क्रिटिसाइज करता था कि ये कैपिटलिस्ट है और इनको सिर्फ लूटना आता है। और जब आगे जाके जर्मन पार्टी नाजी पार्टी जर्मनी में पावर में आ जाती है और क्रॉनिक कैपिटलिज्म प्रैक्टिस करने लग जाती है जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक कैपिटलिस्ट लीडर्स के साथ हाथ मिला लेते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं मोनोपोलाइज करने में उनके प्रोडक्ट को, तब ज्यूज को वो कम्युनिस्ट डिक्लेयर करके क्रिटिसाइज कर रहा था। अब ऐसे में हम उसकी स्पीचेस पे अगर देखें तो वो खास फोकस करता था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद में जर्मनी की जो बुरी हालत हुई थी और उसके अंतर्गत उसको लगता था कि हम देशवासियों को अब बाकी देशों से बदला लेना होगा उस बेइज्जती का जो कि उस ट्रीटी के अंतर्गत करी गई थी। इसकी डिक्टेटोरियल लीडरशिप स्टाइल और बहुत ही अच्छी स्पीकिंग स्किल्स के चलते हिटलर बहुत ही जल्दी इस नाजी पार्टी का लीडर बन जाता है। 1921 में नाजी पार्टी का लीडर डिक्लेयर करने के बाद में वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है और यहां से वो वापस कभी भी पीछे उड़ के नहीं देखता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतना आसान कैसे हो सकता है किसी को मैनिपुलेट करना। आखिर उसने आगे ज्यूज के बारे में कुछ बुराई करी और लोगों ने मान कैसे लिया? लोगों को पता नहीं था कि इतने सारे ज्यूज सोल्जर्स भी तो थे जर्मन आर्मी में, तो लोगों ने मान कैसे लिया? लेकिन इससे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि उस वक्त जर्मनी का बहुत बुरा समय चल रहा था। महंगाई और बेरोजगारी ने पूरे समाज को बेहाल कर रखा था और ऐसे डेस्परेट समय में लोग बहुत ही निराश और मायूस हो जाते हैं और उस निराशा के कारण वो अपने इस बुरे हाल का किसी ना किसी को दोषी ठहराने के लिए बहुत ज्यादा ईगो हो जाते हैं। और ऐसे में थ्रू आउट द हिस्ट्री देखा गया है कि काफी बार एक बेकसूर समुदाय को, एक टोटली इनोसेंट कम्युनिटी को एक स्केपगोट की तरह यूज किया जाता है और बलि का बकरा बना दिया जाता है। और जर्मनी की केस में हिटलर बहुत ही
शातिरता के साथ में सक्सेसफुल रहता है ज्यूस को इस वक्त बलि का बकरा बनाने में। ज्यूस के प्रति उसने एक ऐसी नफरत फैलाई और उन सभी लोगों को जो कि डेस्परेट थे उस वक्त जर्मनी के बुरे हाल में, उनको एक टारगेट दे दिया अपना गुस्सा निकालने का। वो सब लोगों के सामने जाके वही बातें बोलता था जो सब लोग मन ही मन सोच रहे थे, क्योंकि सब लोग किसी न किसी को दोषी ठहराना चाहते थे। और ऐसे में हिटलर आके बताता है कि मैं बताता हूं आपका दोषी कौन है, और ज्यूज ने ही आपके साथ बुरा किया है जिसके कारण आपका ये हाल है। अब ज्यू कम्युनिटी की खास बात यह है कि ज्यूज काफी मेहनती लोग होते हैं और उनको बिजनेस सेंस अच्छा होता है। इसके कारण रिलेटिवली ज्यूज की जो सिचुएशन थी पूरे जर्मन समाज में थोड़ी अच्छी थी। और डेस्परेशन के समय में ये जो थोड़ी सी इनइक्वालिटी थी ये ज्यूज की दुश्मन बन जाती है। ये जो इनइक्वालिटी थी इसी को बार बार दिखा के हिटलर ये बताता है कि देखिए हम सबका इतना बुरा समय चल रहा है फिर भी ज्यूज ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा बुरा समय इसीलिए हुआ है क्योंकि इन लोगों ने हमारी रिसोर्स छीन लिए, जबकि असली कारण ये नहीं था। ज्यूज बहुत ही नॉन वायलेंट किस्म के लोग होते हैं, उनके पास रहा करते थे, बिल्कुल भाईचारे से रहा करते थे, लेकिन फिर भी हिटलर मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल रहता है। ऐसे में वह लोगों को यह समझाता है कि आपके कॉमन ग्रीवेंस का समाधान ज्यूज के बॉयकॉट में है, और ये जो कॉमन ग्रीवेंस है ये लोगों को आपस में पास लाता है, और वो लोगों को ये बात कन्विंस कर लेता है, इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वो हिटलर खुद उनकी कलेक्टिव सोच का ही एक नतीजा है और वो उनकी कलेक्टिव सोच को आगे बढ़ाने के लिए आया है, और ऐसे में वो अपने आप को एक ट्रू लीडर की तरह सबके सामने रखने में सक्सेसफुल रहता है। अब आप इतने से सक्सेसफुल नहीं बन जाएंगे, इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब टाइम है अपने आप की एक परमानेंट जगह बनाना लोगों के मन में, और उस जगह बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक इमेज की जरूरत है, ऐसी इमेज जो आपको लोगों से जोड़े रखे। और खूब सारे डिक्टेटर्स ने इस टाइप की हरकतें करी हैं, जैसे कि इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी ने, वो बार बार अपनी स्पीचेस में अपने ओरिजिन की बात किया करता था, जिसमें वो बताता था कि वो किस प्रकार एक छोटे शहर के एक मामूली लुहार का बेटा है। उसके अलावा गद्दाफी की जो कि लीबिया का डिक्टेटर था, उसकी ये बहुत खास बात थी कि जब भी वो किसी खास समुदाय से मिलने जाता था या किसी खास पर्टिकुलर ट्राइब से मिलने जाता था तो वो उनसे उन्हीं के कपड़े पहन के मिलने जाता था, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम दोनों आपस में कितने एक है। तो इमेज का इन दोनों ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया, और यही काम हिटलर ने भी किया। पहले तो उसने सबके मन में ज्यूज के प्रति हेट्रेड फैलाई, दूसरे लेवल पे उसने ये बताया कि हम ज्यूज से कैसे अलग हैं। इसके लिए उसने आर्यन रेस को अलग बताते हुए आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी का फायदा उठाया। उसने ये बताया कि हम आर्यंस हैं, ज्यूज एक निचली रेस के हैं, हम आर्यंस हैं, और फिर उसके बाद भी हमारा बुरा हाल कैसे हो सकता है, हम इनसे सुपीरियर हैं, हम पैदा ही इन पर राज करने के लिए हुए हैं। तो इस बात से वो लोगों के अंदर यूनिटी बढ़ा रहा था, साथ ही साथ ज्यूज के प्रति हेट्रेड को बढ़ाते हुए। इसके अलावा हिटलर अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए कभी भी नॉर्मल ड्रेस नहीं पहनता था। तो आपने देखा होगा अक्सर उसकी फोटोज में कि वो यूनिफॉर्म पहना करता था, एक आर्मी की यूनिफॉर्म, जिसके कारण वो अपनी वर्ल्ड वॉर 1 वाली सोल्जर की इमेज को और लोगों के सामने ला सके, और बार बार अपनी इस इमेज को लोगों के सामने लाकर वो एक परमानेंट छाप छोड़ना चाहता था लोगों के मन में। यही तक नहीं, एक अच्छी इमेज बनाने के लिए उसने अपना फैशन सेंस पूरी तरह चेंज कर दिया। हिटलर की पूरी पर्सनैलिटी की एक बहुत ही खास चीज उसकी मूंछें थे। उस वक्त ये मूंछें पूरे यूरोप में मिडिल क्लास के जो लोग हुआ करते थे, मिडिल क्लास वर्किंग मैन, वर्कर क्लास के जो लोग हुआ करते थे, वो सबसे ज्यादा इसको मूंछों को यूज किया करते थे। और ऐसी टूथब्रश मुस्टैच के कारण लोगों को ये लगा कि ये हमारे ही बीच से उठ के आया है, ये हमारा ही भाई है। और इस प्रकार से हिटलर ने अपनी इमेज उनके बीच में बिल्कुल परमानेंट कर दी, छाप छोड़ दी एक भाईचारे वाली। अब इमेज के आगे अगर हम बढ़े तो ब्रांडिंग पे आते हैं। अब ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग इंसान से ज्यादा ब्रांड से जुड़ते हैं। ब्रांड से जुड़ के आप में एक यूनिटी आएगी। अगर आप उनको वो ब्रांड का पार्ट बना दोगे तो वो ये सोचेंगे नाउ वी आर पार्ट ऑफ द टीम। और ब्रांड की जब बात करें तो आपने देखा होगा नाजी साइन से ज्यादा फेमस ब्रांड 20th सेंचुरी में और कोई सी नहीं थी। एक एक गली चौराहे तक पहुंचाने में हिटलर हाईली सक्सेसफुल था अपनी इस ब्रांड को, जो कि आर्यन रेस को रिप्रेजेंट करती थी। अपनी इस ब्रांड को फैलाने के लिए आपको एक बहुत ही लॉयल सपोर्टर की एक आर्मी चाहिए पूरी की पूरी, और ऐसे लॉयल सपोर्टर्स जो आप ही की तरह सोचेंगे
और आपको सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड इवन करंट वर्ल्ड में ये देखा गया है कि जितने भी फासिस्ट रेजीम है या कम्युनिस्ट रेजीम है जो एक्सट्रीम में खेलते हैं, वो ऐसी किसी ना किसी एक अपनी प्राइवेट मिलिशिया को या आर्मी को सपोर्ट करते हैं, और उनके थ्रू ही जब उनको सपोर्ट मिलता है तब वो आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है अपनी आर्मी को एक धागे में पिरोने का, उन लोगों को एक यूनिफॉर्म दे दो। एक यूनिफॉर्म के थ्रू वो एक मूवमेंट का पार्ट बन जाएंगे, उनमें यूनिटी आएगी, और जब वो यूनिफॉर्म को पहनेंगे तो उनके अंदर ड्यूटी के प्रति एक भावना आएगी। उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए वो कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाएंगे, और इस सेक्रीफाइस के थ्रू ही वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे। तो यूनिफॉर्म लीड करेगी ड्यूटी को पूरा करने के लिए उन्हें करना होगा सेक्रीफाइस करके वो प्रूव करेंगे अपनी लॉयल्टी, और लॉयल्टी प्रूव करने से उनको मिलेगी और हायर लेवल की यूनिफॉर्म। तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा जिसमें आप उनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके फंसाए रख सकते हो। अब अपने आप को एक सही मंच देने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो मिलता है वो होता है अपने खास लोगों को सही जगह पर बैठाए रखना। जब तक आप अपने खास लोगों को सही जगह पर बैठा नहीं दोगे, सही जगह पर प्लेस नहीं कर दोगे, जिस जगह से वो आपके मूवमेंट को आगे जाके सपोर्ट कर सके, तब तक आपका मूवमेंट एक निश्चित हाइट से ज्यादा नहीं पकड़ पाएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अच्छी की पोजीशंस पे अपने लोगों को पहले से ही प्लेस करके रखना, क्योंकि डिक्टेटरशिप का एक हिडन रूल है, कोई भी इंसान अकेला रूल नहीं करता। हर किसी को रूल करने के लिए एक इनर सर्कल चाहिए होता है, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। नो वन रूल्स अलोन। यही कुछ किया था लीबिया के डिक्टेटर गद्दाफी ने। उसने अपनी ही ट्राइब के लोगों को, अपनी ही क्लैन के लोगों को सारी की पोजीशंस पे बैठा दिया था आर्मी में, ताकि जब तख्ता पलट करने का समय आया तो उसको बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, क्योंकि सारे सपोर्टर्स थे जो की पोजीशंस पे बैठे थे और उन्होंने उसी को सपोर्ट किया। इसके अलावा हम देख सकते हैं सद्दाम हुसैन को, जिसने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठे बैठे 10 साल बिताए, और उस 10 साल में उसने 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया। वो लगातार 10 साल तक अपने कॉन्टेक्ट्स बनाया जा रहा था की पोजीशन पे, और उसके अलावा उसने सीक्रेट पुलिस का गठन किया। वो सीक्रेट पुलिस ही आगे जाके उसको तख्ता पलट करने में मदद करती है और राज करने में हेल्प करती है। अब एक बहुत अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। आप इस टीम को अच्छी जगह पर प्लेस करेंगे, और उस टीम के मेंबर्स होंगे एक खास ऑर्गेनाइजर। एक ऑर्गेनाइजर होगा आपके पास, ताकि वो आपकी मूवमेंट को रोजमर्रा की प्रॉब्लम से बचाए रख सके और आपकी मूवमेंट की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हुए उसको आगे बढ़ा सके। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक एग्जीक्यूटर, ताकि आपको अपने खुद के हाथ गंदे ना करने पड़े, और वो नए लोगों की भर्ती करेगा आपकी पीसफुल आर्मी में। इसके अलावा एक असिस्टेंट चाहिए होगा जो कि बहुत लॉयल होना जरूरी है, क्योंकि उसके पास आपकी सारी खुफिया इंफॉर्मेशन होगी और वो आपकी रोजमर्रा के जो बिजी शेड्यूल होंगे, आपकी मीटिंग्स होगी, उनको तय करेगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक स्टार सपोर्टर, जो कि कोई भी इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, वॉर हीरो, सोशल एक्टिविस्ट, इस टाइप का कोई भी एक इंसान, एक स्टार सपोर्टर आपको चाहिए, क्योंकि वो स्टार सपोर्टर आपके लिए रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों से जाके मिलेगा और आपकी मूवमेंट के लिए फंड्स इकट्ठे करेगा, क्योंकि मूवमेंट एक रेवोल्यूशन सस्ता सौदा नहीं है। इसके आगे आपको चाहिए आपके की प्लेयर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट, जो आपकी आइडियोलॉजी को लोगों के मन तक इस तरह पहुंचा दे कि वो एक परमानेंट छाप छोड़ दे और लोगों को लगे कि हाँ, यही हमारा बंदा है। हिटलर की केस में उसका प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट था जोसेफ गोबल्स, जिसके बारे में हम आज तक हिस्ट्री की बुक्स में एक अलग सेक्शन में जाके पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 की हार का दोषी ये बहुत ही इफेक्टिवली ज्यूज को ठहरा देता है। इसने मीडिया को इतना इफेक्टिवली कंट्रोल करा था, जिसको खरीद सकता था खरीद लिया, बाकियों को बैन करवा दिया। इसकी एक खास ट्रिक ये थी, इसके प्रोपेगेंडा को फैलाने की ये बहुत ही खास ट्रिक ये थी कि ये एक झूठ को इतनी बार रिपीट करवाता था कि लोगों को भरोसा हो जाता था कि ये भी सच है। इसका मानना था कि झूठ बार बार बोलो और लोगों को सच और झूठ का जो बहुत माइन्यूट अंतर है वो करने ही मत दो। लोगों को टोटली ब्रेन वॉश कर दो, जो वो सच सुनेंगे ही नहीं कई सालों तक, और बार बार एक ही झूठ सुनते रहेंगे तो उन्हें वही झूठ सच लगने लग जाएगा। ऐसे में वह लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करता था और उनको
अल्ट्रा नेशनलिज्म के चक्कर में फंसा के उनको बेसिकली नेशनलिज्म बेचता था, और इसी सब के बीच में हिटलर को एक लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर दिया करता था। इसकी लॉयल्टी इस लेवल तक थी हिटलर के प्रति कि वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में जब हिटलर सुसाइड कर लेता है तो जोसेफ गोबल्स अपनी बीवी और अपने छोटे बच्चों के साथ में पूरे परिवार सहित जहर खा के मर जाता है। उसको ऐसी दुनिया में जीना ही नहीं था जहां पे हिटलर नहीं है, जिसे कहते हैं लॉयल्टी। अब आपकी प्लानिंग इस लेवल तक लगभग पूरी हो चुकी है। तब आपको इंतजार है एक करेक्ट स्ट्राइक करने के लिए, करेक्ट टाइमिंग का, और इस करेक्ट टाइमिंग का आपको बहुत पेशेंटली इंतजार करना होगा। यहां पे आपको कोबरा जैसा पेशेंस चाहिए जो एक अपने शिकार के लिए कई दिनों तक एक ही पोजीशन पे बिना हिले उसका इंतजार करता है और बिल्कुल करेक्ट टाइम पे वन स्ट्राइक किल के भरोसे अपना काम पूरा कर देता है। ऐसे में आप देखिए सद्दाम हुसैन को, जो कि 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर बैठा रहता है, पहले अटैक नहीं करता, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करता, और 10 साल होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठा हुआ प्रेसिडेंट को चैलेंज करता है, जो कि उसी का बड़ा भाई था, और उसको बोलता है कि हट जाओ या फिर हम फोर्सफुली हटाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, और ऐसे वो उसका भाई पीसफुली रिटायरमेंट ले लेता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टालिन को, जिसने 7 साल तक लेनिन के साथ टाइम बिताया और बिल्कुल पर्सनल सेक्रेटरी की तरह उसके आगे पीछे घूमा, और जब लेनिन अच्छा खासा बूढ़ा हो जाता है और बहुत बीमार हो जाता है तब स्टालिन ने अपना असली रंग दिखाया और सत्ता की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं हिटलर की, तो हिटलर से यहां पे एक चूक हो गई थी। पेशेंस नाम की चीज हिटलर में थोड़ी कम थी, और यहां पे उससे ये गलती हो जाती है कि जब 1923 में बियर वॉल इंसिडेंट होता है तो वो हजारों की भीड़ लेके बर्लिन शहर पहुंच जाता है एकदम से कैपिटल पे कब्जा करने के लिए, जैसा कि उसने इंस्पिरेशन लेके किया मसोलिनी से, जिसने एकदम से हजारों की भीड़ में जाके इटली की कैपिटल पे कब्जा कर लिया था और तख्ता पलट कर दिया था। हिटलर को लगा कि यहां पे भी ये सब इतना ही आसान होगा, लेकिन प्लानिंग में गड़बड़ी हो जाने के कारण वो पूरा प्लान फेल हो जाता है और हिटलर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इनिशियली 5 साल की उसे जेल होती है, जो कि आगे जाके घटकर सिर्फ 9 महीने की हो जाती है। इस जेल में ही उसने अपनी बहुत ही ज्यादा फेमस और बैंड ऑटोबायोग्राफी लिखी, मीन कैंप्स। इस बुक के अंदर वो अपना भरपूर महिमा मंडल करता है, अपने आप को जीसस क्राइस्ट तक से वो कंपेयर कर लेता है इस बुक के अंदर, और इस बुक को उसने बहुत ही इफेक्टिवली अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने के लिए यूज किया। इसके अलावा जब वो बाहर आता है 9 महीने के बाद, तो वो रियलाइज करता है कि एग्रेसिव स्टाइल के कारण ही वो ये तख्ता पलट था वो पूरी तरह नहीं कर पाया, और अब यहां पे हिटलर बहुत ही स्मार्टनेस के साथ में अपनी रणनीति सेलेक्ट करता है। आगे की रणनीति वो एग्रेसिवली अटैक करने के बजाय इलेक्शन के जरिए से पार्लियामेंट में एंट्री लेके आगे का काम करने का प्लान करता है। अब यहां पे वो इलेक्शन का इंतजार करता है और इलेक्शन के लिए पूरी जोर लगा के कैंपेनिंग करता है। 1930 में बुरा परफॉर्म करने के बाद भी वो निराश नहीं होता, वो अगले इलेक्शन का इंतजार करता है, और वो इंतजार कर रहा था कुछ ऐसा समय आ जाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए देश में जिस कारण लोगों का मन जो है वो उसकी तरफ आकर्षित हो, और उसकी मदद करना आ जाता है 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन। उस ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। उसके कारण जर्मनी तक में बहुत ही बुरा हाल हो गया था, मैसिव स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट और हाइपर इन्फ्लेशन, और इसका कारण उस वक्त के लोग वहां की मौजूदा सरकार को ठहराते हैं कि आपकी फेलियर के कारण हम ग्रेट डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। अब ऐसे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो देखी जाती है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही थी वैसे वैसे नाजी वोटर शेयर भी बढ़ रहा था, और चलते ही चलते हम देखते हैं 1933 के इलेक्शन में नाजी पार्टी के कोएलिशन के साथ इफेक्टिव मेजॉरिटी पा लेती है और सरकार अपनी बना लेती है, और हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यहां पे काम पूरा नहीं हुआ, अभी तक आपने पावर को बस पकड़ा है, पर अभी भी आप रूल्स, रेगुलेशंस और सिस्टम के अधीन। आपको उठना है सिस्टम से ऊपर, उस पावर को परमानेंट करना है, जो आप कहें वही रूल बन जाए। अभी तक ऐसा नहीं है, और इसको करने के लिए आपको चाहिए एक बड़ा इंसिडेंट, कोई
ऐसा बवाल जिसकी आड़ में आप अपनी मनचाही चीजें कर सके। और हिटलर ने यह अचीव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली एक चाल चली। वो चाल जो उसने चली वो इतनी कमाल की थी दोस्तों। रिचस्टैग में फायर इंसिडेंट होता है 1933 में। उस फायर इंसिडेंट में जर्मन पार्लियामेंट होम में आग लगा दी जाती है। ये उस वक्त किसी को नहीं पता था, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तब पता लगा कि ये आग खुद नाजी पार्टी के लोगों ने ही लगवाई थी। मतलब जैसे ही हिटलर चांसलर बना, एक तरीके से इफेक्टिवली गए तो पीएम बन गया था वो जर्मनी का। तो जैसे ही हिटलर चांसलर बना, उसने खुद ही पार्लियामेंट में आग लगवा दी। आप सोचिए ऐसा उसने क्यों किया? ये सब उसने किया था लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, लोगों के मन में गुस्सा जगाने के लिए। चांसलर बनते ही उसने जर्मन पार्लियामेंट होम में आग लगवा दी। और आग लगवाने के जस्ट बाद वो वहीं उसी रात को भोपाल वारदात पर पहुंचता है और बहुत ही एग्रेसिव स्पीच देता है। अब स्पीच की खास बात ये थी, जैसे कि वो फायर प्री प्लान थी, ये स्पीच भी पूरी प्री प्लान थी। उसके खास सेलेक्टेड मीडिया के लोग वहां पे सही टाइम पे पहुंच जाते हैं, उसकी पूरी स्पीच को नोट कर लेते हैं और अगले दिन पूरे देश के सभी अखबारों की हेडलाइन में वो पूरी स्पीच छाप दी जाती है। उस स्पीच में वो बहुत ही एग्रेसिवली कम्युनिस्ट लोगों को और कम्युनिस्ट विचारधाराओं वालों को इस फायर इंसिडेंट का दोषी ठहराता है। मतलब आग लग रही है अभी और अब आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि आग कम्युनिस्ट लोगों ने लगवाई है। और लोगों के मन में उस वक्त पूरे देश में हिटलर को लेकर अच्छी खासी सिंपैथी थी, सपोर्ट था, जिसके कारण लोग कम्युनिस्ट लोगों को तुरंत बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। जूस के प्रति तो उसने पहले ही नफरत बो दी थी, कम्युनिस्ट लोगों के प्रति भी यहां पे नफरत बो दी। और इस सिंपैथी और सपोर्ट का फायदा उठाते हुए हिटलर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करवा देता है और रिचस्टैग फायर डिक्री के अंतर्गत जर्मनी को एक पुलिस स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और पुलिस स्टेट डिक्लेयर करते ही वही हुआ जिसका इंतजार हिटलर कई सालों से कर रहा था। सबसे पहले तो उसने अपने ही कोएलिशन वालों को गिरफ्तार करवा के अपने आप को एज ए सिंगल पार्टी बचा लिया। कोएलिशन के बाद उसने ऑपोजिशन वालों को गिरफ्तार किया, जेल में डलवाया, काफी सालों का असैसिनेशन करवा दिया। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल स्पिरिट को क्रश करने के लिए जितने भी लेफ्टिस्ट लिटरेचर थे, जितने भी इंडिपेंडेंट लिटरेचर थे, यहां तक कि इंडिपेंडेंट माइंडेड वाले फिक्शनल कैरेक्टर्स जैसे कि शर्लक होम्स, इन तक की बुक्स को पब्लिकली जलवाया और लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी कहा कि हाँ आप भी इसे जलाइए। और लोग उस वक्त इतने ज्यादा सपोर्ट में थे नाजी मूवमेंट के कि लोग खुशी खुशी ये सब कर रहे थे। इसके बाद में उसने मीडिया को क्रश करने के लिए जो भी मीडिया वाला उसके सपोर्ट में बोलता था उनको सपोर्ट किया, स्टेट स्पॉन्सरशिप कर दी पूरी की पूरी मीडिया की जोसेफ गोबल्स की लीडरशिप के अंडर। और उसके अलावा जिस मीडिया पर्सन को या जिस प्रेस को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर करके गिरफ्तार करवा दिया। और इसके आगे थर्ड राइट की जब स्टार्ट होती है तो जब हिटलर ने उसके बाद किस प्रकार से नाजिज्म को एक अनप्रेसिडेंट लेवल तक पहुंचा दिया और बहुत ही एग्रेसिवली जूस का सफाया कर दिया, होलोकॉस्ट में उन लोगों को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया, ये सब हम हिस्ट्री के थ्रू पहले से ही जानते हैं। तो अब आप ये प्रोसेस देख के सीख चुके हैं कि कैसे हमें पावर तक पहुंचना है, लेकिन यहां आप बस भीड़ से उठकर ऊपर आए हैं। अभी आपकी पावर बहुत ज्यादा परमानेंट और एब्सोल्यूट पावर में नहीं बदली है, क्योंकि एक बार जब आप टॉप पे आ जाते हैं तो अब आप सबकी नजरों में हैं। पहले आपको कोई दुश्मन नहीं था, अब आपके दुश्मन हर तरफ है और आप हर किसी के टारगेट पर हैं। तो ऐसे में आपको यह सीखना होगा कि पावर तो मैंने पा ली, पर इस पावर को रखूं कैसे, क्योंकि पावर पाना और पावर अपने पास रख पाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। और अगर आपको ये सीखना है कि पावर को मैं रखूं कैसे और अपने ऑपोजिशंस को और दुश्मनों को कैसे हैंडल करूं, तो इसके लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट चैप्टर का।